दोस्तों, साल 2013 में बलात्कार के मामलों में किए गए समझौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी और जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी वो देश के हर नागरिक को जाननी और समझनी चाहिए ताकि एक बड़े सामाजिक संकट से निपटने में मदद मिल सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि रेप केस में समझौता होने के कारण सजा में कमी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति के खिलाफ किया गया कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के खिलाफ किया गया एक अपराध है और ऐसे मामलों में दोनों पक्षों को समझौते के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें बलात्कार के बाद रेपिस्ट ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली या फिर पीड़िता से शादी करने के लिए हाँ भर दी और मामले को सुलटा दिया गया। बेशक ये समझौता ऊपरी तौर पर आपसी रजामंदी जैसा लगता हो, लेकिन पीड़ित पक्ष के लिए ये एक जहर की घूंट पीने जैसा होता है। भले ही सामाजिक बदनामी से बचने के लिए अक्सर पीड़िता का परिवार ऐसे फैसले स्वीकार कर लेता है, लेकिन ऐसे में अपराधी का मनोबल और बढ़ता है और कई बार बलात्कारी धौंस देकर या अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके समझौता करा लेता है। कई बार पीड़िता से शादी के मामले में कुछ लोग ये सोचकर राहत की सांस ले लेते हैं कि रेप की शिकार लड़की का घर बस गया, नहीं तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को फजीयत झेलनी पड़ती। ऐसे समझौतों में न्याय नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी का जो जुआ कंधों पर रखा होता है उसको उतार कर फेंक दिया जाता है। किसी को यह सोचने की फुर्सत नहीं रहती कि बलात्कारी के साथ लड़की का पूरा जीवन कैसे गुजरेगा। ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष के झुकने का एक और सबसे बड़ा कारण है और वो है पुलिस का नकारात्मक रवैया, जिसके कारण ऐसे मामलों में पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद कम ही लगती है, जिसकी वजह से वो हार मानकर समझौते के लिए मजबूर हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के साथ शादी करते ही एक रेपिस्ट समाज की नजरों में चरित्रवान व्यक्ति बनकर अपराध से बरी हो जाता है। यहां तक कि कानून की नजर में भी एकदम से उसका अपराध कम हो जाता है और कई बार निचली अदालतों से ऐसे अपराधियों को छूट भी मिल जाती है। और इस तरह से समाज के लोग रेप जैसे घिनौने अपराध को अपनी सहमति और वैधता प्रदान कर देते हैं। कई लोगों के जहन में ये बात रहती है कि बलात्कार करने के बाद वो माफी मांगकर या पीड़ित पक्ष के साथ डील करके कानून से छुटकारा पा सकते हैं, छूट पा सकते हैं, और यही सोच ना जाने कितने और बलात्कारियों को पैदा कर देती है। इसलिए ऐसे मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस प्रकार के किसी भी मामले में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती। बलात्कारी को हर हाल में उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, यहां एक बात समझनी होगी कि अक्सर पुलिस की कार्रवाई समाज की कार्रवाई से ही प्रेरित होती है। इसलिए समाज को जागरूक होना होगा ताकि पुलिसिया कार्रवाई को भी ठीक ढंग से चलवाया जा सके। अगर समाज जागरूक नहीं होगा तो पुलिस ऐसे ही मनमाने ढंग से कार्य करती रहेगी, कार्रवाई करती रहेगी और आप रोते फिरते रहेंगे कि पुलिस ने हमारे साथ ये गलत कर दिया, पुलिस ने हमारे साथ वो गलत कर दिया। बलात्कार कोई आम अपराध नहीं होता, बल्कि एक महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, जो कि किसी भी महिला के पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। लेकिन जैसे ही समाज निर्णय करने की शक्ति पा लेता है, वो भूल जाता है कि अगर कल को उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या उस केस में भी उनका यही रवैया रहेगा, ऐसा ही निर्णय देंगे वो? क्या ऐसे ही समझौता करवाने की कोशिश करेंगे बदनामी का डर दिखाकर? शायद जवाब नहीं होगा, क्योंकि जब खुद पर मुश्किल आती है तो हम पूर्णतः न्याय चाहते हैं और दूसरे पर आती है तो हम समझौता चाहते हैं। दोस्तों, जब भी कोई बलात्कार का केस रिपोर्ट होता है तो उसके लिए कानूनी रूप से कुछ प्रोविजन किए गए हैं और उन्हीं प्रोविजंस का एक अहम हिस्सा है पीड़िता और आरोपी की मेडिकल जांच। किसी केस में जब भी जज को किसी प्रकार की कोई टेक्निकल डिटेल समझनी होती है, खासकर आपराधिक मामलों में, तो जज ऐसे एक्सपर्ट्स पर भरोसा करते हैं जो उनके द्वारा जुटाई गई जानकारी के आधार पर अपनी राय देते हैं। इन एक्सपर्ट्स की सलाह जज की अपनी समझ के साथ मिलकर किसी भी मामले में सुनाए गए फैसले का एक वाजिब आधार बनती है। हालांकि अदालत के पास एक्सपर्ट्स की राय को एक्सेप्ट करने या उसको डिनाई करने का, उसको स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति होती है, क्योंकि इसे पूर्ण नहीं माना जाता है। और कोर्ट को यह पावर इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 से मिलती है, जिसमें एक्सपर्ट एविडेंस को निर्णायक के बजाय सहायक के रूप में देखा गया है। अब जहां तक रेप के मामलों की बात है तो आमतौर पर ऐसे मामलों में कोई गवाह नहीं होता है। ऐसे में पीड़िता और आरोपी दोनों की मेडिकल जांच सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसमें सच्चाई उजागर करने में मदद मिलती है और उसे पीड़ित और आरोपी के आरोप और अपने बचाव के आधारों से मिलाया जाता है। ऐसे मामलों में
पहले केवल पीड़िता का ही मेडिकल एग्जामिनेशन होता था, लेकिन एक संशोधन के बाद अब आरोपी को भी उसी परीक्षण से गुजरना होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हिंसा, विशेष रूप से यौन हिंसा, बेहद गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए तत्काल चिकित्सा जांच की आवश्यकता होती है। साल 2013 का आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम केवल सबूत इकट्ठा करने का ही नहीं, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के उपचार की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और इसलिए जीवित बचे लोग या पीड़िता को मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रोसेस में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई है। आज के समय में यौन हिंसा में जीवित बचे पीड़ितों की मेडिकल जांच कराने के लिए किसी प्रकार की पुलिस या अदालत के आदेश की जरूरत नहीं होती है। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को यौन हिंसा से बचे लोगों या पीड़ितों की मेडिकल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डायरेक्शंस दी हैं कि जीवित बची महिलाओं की जांच एक महिला डॉक्टर से ही करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए और अगर महिला डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो एक पुरुष डॉक्टर एक महिला परिचित की उपस्थिति में जांच कर सकता है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पोक्सो एक्ट के तहत बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का होता है। ऐसे में पोक्सो एक्ट की धारा 27 स्पेसिफाई करती है कि एक महिला डॉक्टर को ही एक लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो उसकी जांच करनी चाहिए और बच्चे की जांच करते समय माता पिता या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को वहां उपस्थित होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो अस्पताल को ही एक भरोसेमंद व्यक्ति उपलब्ध कराना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के सेक्शन 357C और पोक्सो एक्ट के रूल 5 के अनुसार डॉक्टरों या अस्पतालों के लिए यौन हिंसा में बचे हुए सभी पीड़ितों का इलाज प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। अश्विनी कुमार सक्सेना वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया है कि मेडिकल परीक्षण के माध्यम से जीवित बचे व्यक्ति की उम्र निर्धारित करना हमेशा जरूरी नहीं होता है। आयु का अनुमान तभी लगाया जाना चाहिए जब अनिश्चितता हो और आयु का कोई विश्वसनीय प्रमाण ना हो। जब भी किसी यौन उत्पीड़न वाले बच्चे को तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो तो ऐसे में डॉक्टर को बाल कल्याण समिति को शामिल करने के लिए स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए। चिकित्सा परीक्षणों के लिए एनेस्थीसिया देने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब ये सर्वाइवर के सर्वोत्तम हित में हो। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री इज नॉट नेसेसरी ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। जरूरी है कि डॉक्टरों को यौन हिंसा के मामलों के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए और अगर किसी कारणवश सर्वाइवर पुलिस जांच में भाग नहीं लेना चाहता है तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर उसको इलाज से भी इनकार कर दे। पोक्सो एक्ट के रूल 5 और सीआरपीसी की धारा 357C के तहत यौन हिंसा में बचे लोगों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा और उपचार प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें चोट, यौन संचारित संक्रमण, HIV, गर्भावस्था, आपातकालीन गर्भ निरोधक और मनोवैज्ञानिक परामर्श की देखभाल भी उसके अंदर ही शामिल है। आयु सत्यापन के संबंध में अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयु परीक्षण की आवश्यकता केवल तभी होती है जब दस्तावेज नकली हो या कोई दस्तावेज ऐसा मिसिंग हो। दोस्तों, ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें बलात्कार से संबंधित मामलों के कई प्रकार के अलग अलग फैसले सुनाए गए। कर्नाटक राज्य वर्सेज एस राजू मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि मेडिकल एविडेंस के बिना भी रेप के आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है, इसलिए हर मामले में मेडिकल रिपोर्ट जरूरी नहीं है। कर्नाटक स्टेट वर्सेस मंजन्ना के मामले में यह नोट किया गया था कि जब कोई व्यक्ति रेप की रिपोर्ट करता है तो इसे एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। प्रत्येक पीड़ित को चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार है और कोई भी कानूनी शिकायत दर्ज होने से पहले यह परीक्षण कराना किसी भी अस्पताल का कर्तव्य है। पीड़ित के अनुरोध पर अस्पताल भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अस्पताल किसी रेप पीड़िता को तब प्राप्त कर सकता है जब पीड़िता स्वेच्छा से आती है या फिर पुलिस या अदालत द्वारा भेजी जाती है। इसी तरह से MP स्टेट वर्सेस दयाल साहू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अपीलीय अदालत को इररेलेवेंट सर्कमस्टांसेस को आधार नहीं बनाना चाहिए। यदि पीड़िता का साक्ष्य विश्वसनीय है और डॉक्टर द्वारा आरोपी की जांच नहीं की गई है तो आरोपी को संदेह का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक बात समझने की है कि जब हमें नियम और कानून का ही नहीं पता होगा तो हम कैसे ये निर्धारित कर पाएंगे कि कोई भी कार्रवाई न्याय के लिए की गई है या किसी अपराधी को बचाने के लिए की गई है। इसके लिए जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है।
खाली अदालतों पर दोष मढ़ने से अपराध खत्म नहीं हो जाएंगे, बल्कि ये सोचने और समझने की जरूरत है कि बतौर नागरिक आपका क्या कर्तव्य है। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि कोई भी अपराध घटित होने के बाद पुलिस या कार्रवाई में पीड़ित की शिकायत दर्ज ना होना, अपराधी का पुलिस द्वारा बचाव करना या फिर सही ढंग से जांच नहीं करना, इन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं। मैं फिर से आप लोगों को कहता हूं कि अगर इस पुलिस या कार्रवाई का गुलाम नहीं बनना है तो जागरूक हो जाइए और खुद इस सिस्टम का शिकार होने का इंतजार मत करिए। कानून जानिए और इस बर्बाद हो चुके सिस्टम को ठीक करने के लिए अपनी आवाज उठाइए, अन्यथा नेताओं से पहले ये सरकारी सिस्टम आपको गुलाम बना देगा। नमस्कार।